हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल. Remember, before this, two topics we have completed: electric potential due to a point charge, single charge, and another thing is electric potential due to a dipole. तो डाइपोल में दो पोजीशंस होती थी, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल. एंड नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. So before going to start this, I want to remind you one application of Gauss's theorem, that the electric field due to a spherical shell at a point outside the sphere. क्या होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद आ रहा है आपको? 1/4πε0 Q/r². थोड़ा सा एक बार याद करेंगे, एक बार जा कर के उसको देख लेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है. एंड इन दैट केस अ चार्ज स्फेयर बिहेव्स एज द होल चार्ज इज एट Q. ये जो चार्ज यहाँ सब जगह पर फैला हुआ है, ये ऐसा बिहेव करता है जैसे कि सारा का सारा चार्ज पॉइंट O पर रखा हो. अगर पॉइंट O पर चार्ज रखेंगे तभी भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और चार्ज को इस पूरे स्फीयर पर फैला देंगे तभी भी इस पॉइंट P पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. ऐसा हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में जाके देख सकेंगे. करेक्ट. लेट अस स्फेरिकल कंसीडर किया हमने एक स्फेरिकल सेल जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल R. द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल इज कैपिटल R एंड चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. ध्यान दीजिएगा, ये पूरी की पूरी स्फेरिकल सेल पर चारों तरफ यहाँ फैला हुआ है. ठीक है. इस तरह हमने एक स्फीयर लिया जिस पर कि सारा का सारा Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. देयर में बी फॉलोइंग केसेस. तब हमें पोटेंशियल निकालने के लिए पहला केस कौन सा ले रहे हैं हम? P लाइज आउटसाइड. पहला केस क्या है हमारा? P आउटसाइड है, मतलब कि जो स्मॉल r की वैल्यू है वो ज़्यादा है और कैपिटल R की वैल्यू कुछ कम है. स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R. ये वही केस है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया. गॉस थ्योरम को हमने यूज़ किया था. थोड़ा सा जा करके रिवाइज करेंगे तो ये जल्दी समझ में आएगा. बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम वी नो दैट द चार्ज्ड स्फेरिकल शेल बिहेव्स एज इफ होल चार्ज इज एट द सेंटर. होल चार्ज इज़ एट दी सेंटर. ये ऐसा बिहेव करता है जैसे कि सारा चार्ज सेंटर पर हो, और जब सारा चार्ज अगर सेंटर पर हो तो फिर किसी भी Q चार्ज से R डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो कितना पोटेंशियल आता है? वही फार्मूला यहाँ भी एप्लीकेबल होगा. क्या होगा? 1/4πε0 और Q/R. 1/4πε0 Q/R. ये सिंपली वही फार्मूला है जो एक पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है. नाउ कम टू द सेकंड केस, व्हेन P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर. तो अगर सरफेस ऑफ स्फीयर पर हम आ जाते हैं, मतलब कि इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P को हम यहाँ ले लेते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट और रेडियस ऑफ द स्फीयर दोनों सेम हो जाते हैं. एंड इन दैट केस द पोटेंशियल ऑन एनी पॉइंट ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा? सिंपली 1/4πε0 Q/R. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोटेंशियल जो है पहले वाला वो थोड़ा सा कम है और ये ज़्यादा आ गया है सरफेस पर. जैसे जैसे हम क्लोज़र टू द स्फीयर आएंगे पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा. ठीक है, क्योंकि R की वैल्यू लगातार कम हो रही है. नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट स्पेशल केस इज़ व्हेन P लाइज इनसाइड द स्फीयर. तो फिर से मैं याद दिला दूँ इन गॉस थ्योरम द थर्ड केस व्हेन पॉइंट P, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर. अगर हम अंदर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या आता है? ज़ीरो आता है. किसी भी चार्ज स्फीयर के वजह से बाहर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह होगा. लेकिन कहाँ नहीं होगा? इनसाइड द स्फीयर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज ज़ीरो. करेक्ट. सो लेट अस कम अबाउट द पोटेंशियल. क्या कहता है हमारा ये टॉपिक? पोटेंशियल. Again, the application of Gauss's theorem, we know that electric field inside a shell is zero. Why the electric field is zero? उसका मतलब क्या निकलता है? उसका मतलब निकलता है कि no force acts on any charge inside the spherical shell. अगर हम किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर कोई चार्ज रखेंगे तो कोई फोर्स काम नहीं करेगा, बिकॉज वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है.
एंड देयरफॉर द पोटेंशियल इनसाइड एनी पॉइंट, इनसाइड द स्फीयर, किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल एट द सरफेस के बराबर आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस डेफिनेशन के ऊपर, ये यहाँ पर मैंने मेंशन भी की हुई है इसका फार्मूला। द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज़ द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो अगर मुझे यहाँ कोई पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो क्या करूँगा मैं? अगर मुझे इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल चाहिए तो इन्फिनिटी से यहाँ तक मैं किसी भी चार्ज को लाऊंगा। तो मुझे यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो बेसिकली मुझे सरफेस तक ही करना पड़ेगा ना, बिकॉज सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ तक लाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ तक लाने में रिपल्सन होगा, लेकिन अंदर चूँकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अंदर एक्स्ट्रा कोई वर्क नहीं होगा। सो वेदर आई ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सरफेस और आई ब्रिंग द चार्ज इनसाइड द सरफेस, मतलब मैं यहाँ तक लाऊं तो भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा और यहाँ तक लाऊं तब भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर द पोटेंशियल इनसाइड एनी पॉइंट, अंदर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल हम निकालें, यहाँ जितने भी पॉइंट हैं इन सब पर, तो पोटेंशियल कितना आने वाला है? एग्जैक्टली उतना ही आने वाला है जितना कि सरफेस पर था। सो थोड़ा ध्यान दीजिए फिर से एक बार, पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, और सरफेस पर क्या था? सिंपली 1/4πε0 Q/r। इन सभी केसेस में हम मीडियम एयर को लेके चल रहे हैं, और एयर को लेके चल रहे हैं इसलिए हम एप्सिलॉन ले रहे हैं। अदरवाइज़ एप्सिलॉन के साथ साथ एक क्वांटिटी और आ जाती है और वो होती है के यानी कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। अगर मीडियम होता है तो के भी आ जाता है, लेकिन हम ये जितने भी 4πε0 वाले केस ले रहे हैं इन सभी में मीडियम कौन है? एयर है, ठीक है। तो ये था पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल, ठीक है।